हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 9 की। तो लेक्चर नंबर 8 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आइए हम आगे बात करेंगे अब लेक्चर नंबर 9 में पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ऑफ लाइट है, जो ट्रांसवर्स टाइप के जितने भी वेव होते हैं उसके द्वारा ये शो होता है। याद रहे हम लोगों ने पढ़ाई की है कि वेव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो भी वाइब्रेटिंग कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेट करेगा, और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि इसमें जो भी वाइब्रेटिंग कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ये वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये हम लोग मान लेते हैं कि लाइट इधर से उधर जा रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे वाइब्रेट किया और मैग्नेटिक फील्ड फिर इसके परपेंडिकुलर भी इस तरह से ऐसे वाइब्रेशन कर सकता है इस तरह से। लेकिन अब क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है ये काफी स्ट्रांग होता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो भी लाइट की है दैट इज मेनली गवर्न्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, तो हम लोग इसी से सिर्फ यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की उतनी यहाँ पर जरूरत नहीं है। खास करके पोलराइजेशन जैसे इंसिडेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ही मेन रोल प्ले करता है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की ही चर्चा करेंगे, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि जो लाइट रे है उसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन इधर से उधर हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार से ऐसे हो रहा है, वैल्यू ऐसे ऊपर बढ़ रही है घट रही है और नीचे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा ऐसे भी रहेगा, मतलब इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्लेन में तो ऐसा कुछ है। अब ये तो बात होगी अगर ये सिंगल लाइट रे है तो सिंगल लाइट रे ऑब्टेन कर पाना किसी भी सोर्स से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो भी लाइटें प्राप्त होती है, जो भी लाइट प्राप्त होगा वो बंच ऑफ रेज होगी, मतलब कि उसमें बहुत सारी लाइट रेज शामिल होती है। अब एक सिंगल लाइट रे में मान के चलिए वाइब्रेशन ऐसा है, किसी दूसरे में वाइब्रेशन इस प्रकार का हो सकता है, इधर से ऐसे हो सकता है, किसी में इस प्रकार का हो सकता है, किसी में इस प्रकार का, मतलब हर एंगल के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिल सकते हैं। तो जो नॉर्मली ऑर्डिनरी सोर्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट अगर आप देखेंगे उस लाइट में, तो आपको हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन मिल जाएगा, मतलब ऐसे भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, ऐसे भी इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम ऐसे सामने से रखें कि लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो वाइब्रेशंस हमें ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे, इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए मिलेंगे। ठीक है, और ऐसी ही लाइट को क्या बोलना है, हम लोग एक नाम देते हैं अनपोलराइज लाइट। ओके, तो उसका सिंबल देखिए यहाँ पर ऐसे करके बनाया गया है, अनपोलराइज लाइट, कि इस तरह से रेज का ये डायरेक्शन हो गया, आपकी तरफ मान लीजिए आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, जैसा भी समझे। तो इस तरह के प्लेन में ऐसे कुछ हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन देख सकते हैं सिमेट्रिकली चारों तरफ हमें मिलेंगे। तो ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे बल्ब हो गया या सन हो गया, या कहीं आप कैंडल जलाते हैं तो वहां से हो गया है ना, तो यहाँ से इन जगहों से, तो ये सब क्या हो गए, अनपोलराइज लाइट हो गए। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बीच में डॉट डॉट बनाते हुए। ये डॉट का जनरल मीनिंग होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये जो सीधा लिखा गया है मतलब इनटू द प्लेन, तो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। सो बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो इसी सब के संबंध में है, तो आइए देखिए इसी सब बातों को लिखा जाए। एज वी नो दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स vary sinusoidally perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave of light। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं लाइट के केस में, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट। अब देखिए इसी वाइब्रेशन ऑफ लाइट मीन्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, अभी जो ये सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन को शो कर रहा है, अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो फिर हम लोग
क्या कहेंगे, ये फेनोमेनन जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ लाइट को इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मान लो कि ये अनपोलराइज लाइट हो गया और इसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, या तो प्लेन के इस तरह से पैरेलल हो, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या किसी भी एक डायरेक्शन में हो, तो उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, शॉर्ट में PPL। और अनपोलराइज लाइट को शॉर्ट में अनपोलराइज लाइट, तो UPL ऐसे कह सकते हैं, UPL एंड PPL। तो UPL से PPL में बदलने का जो तकनीक है, बदलने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ओके, तो प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरह से दिखाया जा सकता है या फिर इस तरह से दिखाया जा सकता है। इस तरह से दिखाने का मतलब होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस प्लेन में ही वेरी कर रहा है, प्लेन में ही बदल रहा है जिस प्लेन में इंसिडेंट लाइट खुद है। ठीक है, इस तरह से। और इसका मतलब होगा कि यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर जा रही है, कम हो रही है, इस तरह के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। मतलब इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है आप इस तरह से दिखा सकते हो, और इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो देखो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरह का हो गया और ये वाला ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों में अंतर है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशंस है हमारे वो इस तरह से हो गए, ऐसे हो गए, और इसमें इस तरह से हो गए। ठीक है, और दोनों ही केस में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द रे है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और दोनों में वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती है। चलिए, इन ऑर्डिनरी लाइट vibration of light, that is vibration of electric field vector, takes place in all directions। ordinary light में ये देख लीजिए आप, वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में टेक्स प्लेस होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, और इस केस में हमारा उधर ऐसे लिया जा सकता है। खैर, the direction of progression of light, such a light is known as unpolarized light। तो इसी ऐसी लाइट को क्या बोलना है, unpolarized light। When vibration of light takes place only in one plane, जब एक ही सिर्फ एक सिंगल प्लेन में जब वाइब्रेशन होगा, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ऐसे वाले प्लेन में भी हो रहा है, ऐसे वाले में भी हो रहा है, ऐसे वाले में भी हो रहा है, ऐसे वाले में भी हो रहा है, बहुत सारे प्लेन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है ना, सॉरी यहाँ पर ऐसे इस तरह से। यहाँ पर दो प्लेन लिया गया, एक तो ऐसे भी हो जाएगा और एक ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ वाला में ये ऐसे हो गया और यहाँ वाले में ऐसे हो गया। तो when vibration of light takes place only in one plane, तो it is called plane polarized light। तो इसमें plane polarized light, ये दोनों plane polarized light हो गए, और ये unpolarized light ये भी और या ये भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बात हो गई। अब unpolarized light को plane polarized light में बदलने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन, द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की अगर सिमेट्री डिस्टर्ब हो जा रही है, अनपोलराइज लाइट में क्या होता है कि सिमेट्री बनी हुई रहती है वाइब्रेशन की, मतलब लाइट इधर जा रहा है तो हर एंगल में आपको दिखेगा वाइब्रेशन जो है सभी डायरेक्शंस में बराबर बराबर हो रहे हैं, तो सिमेट्री है। लेकिन अगर ये सिमेट्री डिस्टर्ब होती है तो फिर इसको भी आप क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। ओके, इसीलिए द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन अराउंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, हमको कोई लाइट मिली और जिसमें क्या है कि लैक ऑफ सिमेट्री है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पार्शियली पोलराइज लाइट हो सकती है या फिर फुल्ली पोलराइज लाइट हो सकती है, बट अनपोलराइज लाइट नहीं रहेगी। तो जिस प्रोसेस से आप ये काम करेंगे उस प्रोसेस को भी आप क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ओनली द ट्रांसवर्स वेव कैन शो द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही शो करेंगे, मतलब लाइट चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये फेनोमेनन पोलराइजेशन शो कर सकते हैं। साउंड के बारे में जहां तक आपको पता होना चाहिए, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होंगे वो ये पोलराइजेशन शो नहीं करेंगे। तो अक्सर एग्जाम में रहता है कि लाइट और साउंड में से कौन पोलराइजेशन करेगा कौन नहीं करेगा, तो जवाब होगा लाइट करेगा, साउंड नहीं करेगा। उन्हीं बातों को याद रखने के लिए लिखा गया है, हेंस लाइट कैन शो द पोलराइजेशन whereas sound waves cannot because it's longitudinal। ओके, लाइट पोलराइजेशन शो करेगा लेकिन साउंड शो नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल है। However, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लेकिन अगर हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात करें तो ये किसी भी प्रकार का वेव होगा तो वो शो करेगा वेदर इट इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल।
तो however interference and diffraction takes place in all types of waves, that is transverse as well as longitudinal, that is light as well as sound both show interference and diffraction। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे जो टर्म्स हम लोग को याद रखना है, देखिए बच्चों, पोलराइजर एंड एनालाइजर के बारे में। तो पोलराइजर क्या हुआ, एनालाइजर क्या हुआ, इसको ठीक से समझते हैं। द डिवाइस विच मेक्स लाइट पोलराइज्ड, जिस डिवाइस से हम लोग लाइट को पोलराइज कर रहे हैं उसे हम लोग पोलराइजर बोल देंगे। That is the device which converts UPL, unpolarized light, UPL to PPL, plain polarized light. The device which converts UPL to PPL is known as polarizer, and the one which detects polarized light। अब देखिए, लाइट तो लाइट है, हम अगर साधारण आंखों से देखेंगे तो हमें अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट लगभग एक समान ही दिखेगी। आंखों से डायरेक्ट देख के नहीं पता कर सकते कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड है और कौन सी अनपोलराइज लाइट, उसके लिए कुछ डिवाइस तो यूज करना पड़ेगा। तो जिस डिवाइस की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट, दैट इज नोन एज एनालाइजर। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे जान के ये बात थोड़ी सी आश्चर्य भी हो सकती है कि जिस डिवाइस से आप पोलराइज कर रहे हैं उसी डिवाइस से आप एनालाइज भी कर सकते हैं। सो द सेम डिवाइस कैन बी ट्रीटेड एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर ऑल्सो। ठीक है, तो एक बार फिर से, द डिवाइस विच मेक्स लाइट पोलराइज्ड, that is the device which converts UPL to PPL is known as polarizer, and the one का मतलब and the device which detects polarized light is called analyzer। ठीक है, आगे एक डायग्राम बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर को आप समझिए कि पोलराइजर या एनालाइजर जो डिवाइस की बात की है हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। टर्मेलिन क्रिस्टल एक होता है, वो उसको भी आप, जो एक तरह का पोलराइड ही होता है अगर बेसिक वे में कहा जाए तो, नहीं तो अलग से भी आप ये नाम याद करके रखिए। टर्मेलिन क्रिस्टल है, निकॉल प्रिज्म है और पोलराइड्स हैं। तो निकॉल प्रिज्म जो होता है वो बेस्ड ऑन फेनोमेनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक निकॉल प्रिज्म होती है और उस पर से जब लाइट जाती है तो दो तरह के रिफ्रैक्शन वहाँ पे होते हैं। एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए जाता है और एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो लाइट स्प्लिट हो जाती है एक तरह से। और ये दोनों लाइट जो स्प्लिट होती है ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती है, एक सेम प्लेन में आ जाती है और एक परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन आ जाती है। तो दोनों जो होती है, दो तरह की लाइट वहाँ पर निकल के आती है। एक दोनों पीपीएल ही होती है, लेकिन दोनों का प्लेन और पोलराइजेशन जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये मेड ऑफ कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ होता है निकॉल प्रिज्म। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पोलराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एनालाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और पोलराइड बेसिकली क्या है, ये टर्म आपको आएगा। तो पोलराइड क्या होता है, एक थिन कॉमर्शियल सीट है, ये भी क्रिस्टल्स के ही बने होते हैं। एक थिन बहुत पतला सा कॉमर्शियल सीट होगा, प्लास्टिक की तरह का होगा, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क विच मेक्स यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है अगर देखा जाए तो ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, टू प्रोड्यूस एन इंटेंस बीम ऑफ पीपीएल। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन टू प्रोड्यूस एन इंटेंस बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप इस वे में समझ सकते हो कि जैसे क्या होता है कि इन चीज़ों के पास अपने अपने एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। अब ट्रांसमिशन एक्सिस क्या होता है, जैसे देखिए, पोलराइड्स अलाउ द ऑसिलेशन पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस। क्या होते हैं, इस तरह के जो भी क्रिस्टल्स होते हैं इनके पास अपना एक ऑप्टिक एक्सिस होता है, या उसी को हम ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो अगर ऑसिलेशन उस एक्सिस के पैरेलल में है तब तो वो ऑसिलेशन आगे कंटिन्यू करेगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी एंगल पर है तो फिर कुछ कंपोनेंट पास कर जाएंगे। जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप देखिए इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस की हम बात करें तो कुछ इस तरह से ऐसे पैरेलल बहुत सारे ट्रांसमिशन एक्सिस आएंगे। अब आप सोचो कि अगर वाइब्रेशन, या इधर से देख लो, और अगर वाइब्रेशन हमारा यहाँ पर इस एक्सिस के पैरेलल रहा, मान लो कि लाइट रे जो भी है उसका वाइब्रेशन भी इसी तरह से वर्टिकल वे में अगर रहा, तो वर्टिकल वे में रहेगा तो इसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी तरह से आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यही वाइब्रेशन अगर सोचो कि इस तरह से हो, ऐसे इस वे में हो, तो ये जा करके पूरी तरह से यहाँ फंस जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये लाइट रे, ये कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो वही कहा गया सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह जो
जो ऑप्टिकल एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा उसको ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो इसके पैरेलल में जाएगा उसको फुल्ली पास करने देगा। और जो कुछ एंगल पे है, अगर मान लो इस तरह के वाइब्रेशंस मिल चुके, ऑर्डिनरी लाइट में तो हर तरह के वाइब्रेशंस मिलेंगे, तो अगर इस तरह के हैं तो इनके कंपोनेंट्स आएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो वाइब्रेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट में तोड़े जा सकते हैं। तो एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस आ जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगा। तो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस वाला स्टॉप हो जाएगा और जो पैरेलल आया था उतना कंपोनेंट पास कर जाएगा। ठीक है, तो जो अनपोलराइज लाइट होता है चारों तरफ से सिमेट्रिकल होता है, तो उसको अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और एक उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसीलिए जब लाइट पास करेगी तो हाफ ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्टॉप हो जाएगा एंड हाफ ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट पास हो जाएगा। इसलिए इंटेंसिटी जो होगी वो बिल्कुल हाफ हो जाती है। इधर से जो अनपोलराइज लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जो पोलराइज लाइट होकर के उस तरफ निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, और उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो ये ऑप्टिकल एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस जिस प्लेन में है उसी प्लेन में उसका बन जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें होती है जो हम लोग आगे देखेंगे भी। फाइनली यूपीएल इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर। ये याद रखना है कि अगर पोलराइजर की हम बात कर रहे हैं तो उसके सामने से आना चाहिए अनपोलराइज लाइट, तो आप उसको पोलराइजर कहेंगे, और वो उसके थ्रू पास करेगा तो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगा। और वो प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप इंसिडेंट करा दोगे एनालाइजर पर, तब ये एनालाइजर पता लगा लेगा कि हाँ जो लाइट आई है वो प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो कैसे पता लगा लेगा तो इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि एक अनपोलराइज लाइट इधर से पास कर रही है और सामने में आपने एक पोलराइड लगा दिया, या पोलराइजर बोल सकते हैं, पोलराइजर लगा दिया, तो दिस इज पोलराइजर। ठीक है, अनपोलराइज लाइट है तो उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह से शो करेंगे, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिकल है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशन अवेलेबल है। और ये सामने आ गया ये पोलराइजर, तो पोलराइजर जो सामने आया तो इसका अपना एक ट्रांसमिशन एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस होगा, वो एक ही होगा, और इसमें जितने भी अंदर के होते हैं सारे के सारे एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो यही इसकी खासियत हो जाती है। तो पैरेलल हो जाने से क्या होगा कि अब जितने भी कंपोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो सब तो पास कर जाएंगे, परपेंडिकुलर वाले स्टॉप हो जाएंगे। तो इसी चीज को अब अगर हम लोग इसको तोड़ें तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, एक जो इस एक्सिस के जो भी एक्सिस रहेगा उस एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस तरह से, माने एक आपका इस प्लेन में चला जाएगा तो दूसरा इस प्लेन में। इन सारे के कंपोनेंट के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये समझ लो वेक्टर में जैसे आप समझते थे कि कोई इस तरह का कंपोनेंट हुआ, तो आप इसको तोड़ सकते हैं ना किसी भी, जैसे मान के चलिए कि सामने से जो एक्सिस आ रहा है वो एक्सिस हमारा ऐसा कुछ है इस तरह का, तो वही बात होगी। तो इसको जो है तोड़ा जाएगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसमें एक डायरेक्शन होगा इसके तरफ, इसके पैरेलल की तरफ, ये वाला इसके पैरेलल, और दूसरा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला ये हो गया। तो ये परपेंडिकुलर वाला जब इसके थ्रू जाना चाहेगा तो उसको स्टॉप कर देगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो पास कर जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर हमारा ए एम्पलीट्यूड था और ये इधर थीटा हो गया, या ट्रांसमिशन एक्सिस से ही एंगल लिया जाता है नॉर्मली, तो इसी को थीटा कर लो, तो क्या होगा कि ए कॉस थीटा का कंपोनेंट पास करेगा और ए साइन थीटा का कंपोनेंट स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि सभी जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी को तोड़ के हम लोग इस तरह से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लेते हैं। तो वही एक डायरेक्शन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ये आ गया, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। इसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि हम एक्सिस को घुमा करके थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें तो चारों तरफ का है, तो सबको तोड़ेंगे तो एक जो पैरेलल इसके होगा वो चला जाएगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसीलिए घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हाफ ऑफ द एनर्जी एक तरह से कहिए या फिर इंटेंसिटी कहिए, तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी जो होती है वो पैरेलल टू एक्सिस हो जाती है और हाफ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो अब जो पैरेलल थी वो पास कर जाएगी, तो मान लो ऐसा था तो ये वाला लाइट फिर इधर प्लेन पोलराइज लाइट पास कर जाएगा, डॉट वाला जितने थे वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इधर की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो इधर की इंटेंसिटी ठीक आधी हो जाएगी आई नॉट बाई 2, ये याद रखिएगा। पोलराइज से पास करने के बाद अनपोलराइज लाइट जो कि बदल गया प्लेन पोलराइज लाइट में, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी सीधे हाफ हो गई और ये रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर फर्क पड़ेगा कि आप जिधर रोटेट कराओगे तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस भी बदलेगा।
अभी वो ऐसा था तो वो ऐसा हो गया रोटेट करने पर, तो फिर इधर भी जो लाइट आएगी उनकी भी जो होगी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसी के पैरेलल हो जाएगी, ऐसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरफ चला जाएगा। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का जो आपका प्लेन होगा वो प्लेन थोड़ा चेंज हो जाएगा जो भी आप रोटेशन करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज हाफ ऑफ द इंटेंसिटी आपकी पास करेगी पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ऐसा कुछ। अब हमने क्या किया, एक और इसी तरह का पोलराइजर पोलराइड लाके लगा दिया, और उसका काम क्या होगा, एनालाइज करना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको एनालाइजर। तो एनालाइजर ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि अगर हमने, ध्यान से समझिएगा यही सब चीजें पूछी जाती है, अगर हमने इस ट्रांसमिशन एक्सिस और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस को सेम पैरेलल रखा, तब तो जिस तरह से वहां पास कर गया, अब ये सारे कंपोनेंट है तो वो सारे कंपोनेंट यहाँ पास कर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल रखी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये सीधा पास कर जाएगा और इंटेंसिटी में जरा सी भी कमी नहीं आएगी, जितनी भी थी I0/2 तो I0/2 रहेगी, क्योंकि आपने तो फिर इसको जाने का रास्ता ऑलरेडी दे दिया तो सीधा निकल जाएगा, कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने इसको रोटेट कराया तो इस रोटेशन पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको तो रोटेट करा दिया, लेकिन ये थोड़ी ना रोटेट होगा, ये तो अनपोलराइज्ड लाइट है नहीं, ये तो प्लेन पोलराइज्ड है, तो ये तो फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होना है। और आपने अभी ये ऐसे था तो पास कर गया, लेकिन अब अगर आपने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया तो फिर अब इसको पास करने में दिक्कत हो गया। अब ये कंपोनेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ सकता है ना, तो ये कंपोनेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा अगर आपने इसको रोटेट कराया तो यहाँ पर कह सकते हैं एनालाइजर के केस में इंटेंसिटी ऑफ पास्ट लाइट विल वैरी, ठीक है, will vary on rotating the analyzer। एनालाइजर को जब आप रोटेट करेंगे तो फिर वहां पर जो इंटेंसिटी पास करेगी वो वेरी कर जाएगी। और इसके बारे में एक मालू साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक लॉ बनाया जो इसी से रिलेटेड है, इस वाले कंसेप्ट से। क्या, तो देखिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ये हमको पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, ठीक है, ये मालूम है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि अगर ए एम्पलीट्यूड है और उसका सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ अगर वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो ए कॉस थीटा ही होगी जो इधर पास कर सकती है। तो इधर जो लाइट की आएगी एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा आएगी। तो इधर जो इंटेंसिटी बनी, जैसे यहाँ पर तो इंटेंसिटी मान के चलेंगे हम लोग कि ए के साथ था तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ जो आई डैश बनेगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो ये बन गई, तो इसके हिसाब से आएगा। तो इस वजह से जो आई डैश हमारा आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी में जब आप इक्वालिटी लगाने का काम करोगे तो देखो आई ए स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल था, तो अगर इधर वाली इंटेंसिटी हम लोग आई कह रहे हैं तो वो उसके डायरेक्टली आ जाएगा, तो आई एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप, जैसे कि अगर इसमें दिक्कत हो तो ऐसा कर लो, आई डैश इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और यहाँ पर लिख दो आई इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब के स्क्वायर की जगह ये आई पुट कर दो, तो एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इंटेंसिटी में क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इंप्लीमेंट कर देना है। जहाँ पर थीटा क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा आपका यही प्लेन पोलराइज लाइट और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे और डिटेल में देख लेंगे, शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पीपीएल एंड ऑप्टिकल या ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ठीक है। तो एनालाइजर जो है वो कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहेंगे आपको कि अगर आपने इसको रोटेट किया तो इंटेंसिटी ऑफ पास्ट लाइट विल वेरी, ओके, वो रिड्यूस होगी, रिड्यूस होते होते क्या होगी, एकदम जीरो हो जाएगी। जब परपेंडिकुलर आएगा तो एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई लाइट फिर पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका
परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो कुछ भी पास ही नहीं करने देगा। तो ये जब पूरी तरह से घूम के ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगी। समझे बात को? अगर ऐसे से ऐसे हो गया तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगी। और फिर जैसे ही आप देखो, अभी ऐसा था तो जितना इंटेंसिटी इधर है उतना ही इंटेंसिटी इधर दिखाया जा रहा है। अभी आप इसको घुमाना शुरू किए तो क्या होगा, इंटेंसिटी अब कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से, कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से कम होती जाएगी। जैसे थीटा 90 बन गया, 90 बन गया तो कॉस 90 जीरो होता है, एकदम जीरो हो जाएगी, कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, कुछ भी लाइट उधर नहीं जाएगी। और फिर इसको ऐसे फर्दर घुमाना शुरू करोगे तो फिर से लाइट वापस आना शुरू हो जाएगी। ऐसे करोगे फिर से वो I0/2 पकड़ लेगा, अगर इधर जितना था उतना उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। अब इसके बारे में ही मालूज ने थोड़ा डिटेल में बात किया है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो फिलहाल एक तो बता दिया कि ऐसा था तो कुछ नहीं, और एक दूसरा यही कर देते हैं, एनालाइजर का ये एक्सिस घुमा करके आपने इसको 90 कर दिया। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्सिस इसका ऐसा हो गया, और सामने से आने वाली लाइट जो थी उसकी एक्सिस इस तरह की थी। तो अब क्या होगा, कुछ भी पास नहीं कर पाएगा तो नो लाइट। तो अभी जो भी ये I0/2 था ये जीरो हो जाएगा, तो नो लाइट एट ऑल। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग कंक्लूड करते हैं मालूज लॉ के रूप में अच्छे से, तो देखते जाइए। तो आइए बच्चों, इन्हीं बातों को एक बार फटाफट लिख दिया जाए। तो when transmission axis of the polarizer and analyzer are parallel to each other, then whole of the polarized light passes through the analyzer, that is intensity remains unchanged। ठीक है, जब दोनों पोलराइजर और एनालाइजर का एक्सिस पैरेलल रहेगा तो जितनी भी इंटेंसिटी पोलराइजर से पास किया है उतना ही इंटेंसिटी फिर एनालाइजर से भी पास कर जाएगा, कोई भी उसमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी, माने थीटा जीरो रहने पर। And whereas when transmission axis of the analyzer is perpendicular to the polarizer, then no light passes through the analyzer। और अगर दोनों perpendicular हुए तो फिर कुछ भी पास नहीं करेगा, which means minimum intensity। तो थीटा 90 डिग्री पर no light, that is minimum intensity। ठीक है, अब इसी को मालूज लॉ के रूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अबाउट मालूज लॉ। तो देखिए इसमें ये लिख सकते हैं, इफ I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर and theta be the angle between the transmission axis of the polarizer and the analyzer, then the intensity of the light transmitted through the analyzer is given by I equal to I0 cos square theta। ठीक है, इसको अच्छे से बच्चों याद कर लो, I equal to I0 cos square theta। तो समझ रहे हैं बच्चों कि I0 अगर इंटेंसिटी है जो पोलराइज लाइट इंसिडेंट किया है एनालाइजर पर, ये रहा हमारा एनालाइजर, ये हो गया है पोलराइजर, तो ये हो गया हमारा एनालाइजर। ठीक है, दोनों पोलराइड ही होते हैं, निकोल क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो, टर्मलिन क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, तो ज्यादातर पोलराइड ही यूज करते हैं। तो वही पोलराइजर है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल एक्सिस इस तरह की है ना, और इससे पास होने के बाद जो इंटेंसिटी है अगर I0 है, तो एनालाइजर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां थीटा पर ध्यान रखना है, थीटा इज द एंगल, देखिए एंगल बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर, शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्टिक एक्सिस इस तरह से सीधा ऊपर की तरफ था, इसका ऑप्टिक एक्सिस थोड़ा घुमा दिया गया है थीटा एंगल पर, तो देख सकते हैं थीटा एंगल दोनों के बीच बन रहा है, तो वही थीटा में cos स्क्वायर लगा देना है, वो आपको मिल जाएगा। और अगर इंटेंसिटी यहाँ पर देखिए अनपोलराइज लाइट की अब क्या होगी, यहाँ पर I0 थी PPL की, तो इधर जो आएगी अनपोलराइज लाइट तो वो तो सीधा डबल हो जाती है, तो वो 2I0 हो जाएगी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर शुरू में ही I0 था तो यहाँ पास करेगा तो I0/2, और फिर यहाँ पास करेगा तो इधर की वाली जितनी भी इंटेंसिटी है उसमें क्या लगा देना है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मालूज लॉ। ओके, तो एक बार फिर से, इफ I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट, जैसे ये वाला इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर इस पर, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ polarizer and the analyzer, then the intensity of the light transmitted through the analyzer is given by I equal to I0 cos square theta। So this is your I equal to I0 cos square theta। इसी को आप I कहा गया है। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, this is I। ओके, इस रूप में I0 cos square theta, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए अच्छे से। देखिए बच्चों, एक साधारण सा सवाल है इस पर आधारित मालूज लॉ पर, और अक्सर एग्जाम में भी आता रहता है नीट में। थोड़ा सा देखिए इसको क्या कहता है, टू पोलराइड्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। तो दो पोलराइड्स हैं और उनको विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर,
टू इंसिडेंट लाइट जो आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर आपने रखा है, तो ऐसे ही रखा ही जाता है। तो इंसिडेंट लाइट इस तरह से आ रही है, एक पोलराइजर हो गया और दूसरा एनालाइजर हो गया। इनके अपने अपने ट्रांसमिशन एक्सिस होंगे। तो कहता है कि ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, मतलब इसका अगर हम इस तरह से वर्टिकल मान लें तो ये वाला थोड़े एंगल पर है, ठीक है, मतलब इसके साथ 30 डिग्री बनाए हुए है ये। चलिए, तो ये बात होगी। तो दिस इज योर पोलराइजर एंड दिस वन इज योर एनालाइजर। ओके, अब कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। तो मान के चलिए कि अगर इसका आई नॉट है या आई कुछ भी मान सकते हैं आप, तो यहाँ पर बताना है पहले तो कि ये क्या आएगा, यहाँ पर फाइनली क्या आएगी, आई इक्वल टू व्हाट। ओके, तो आपने पढ़ा है इस केस में कि अनपोलराइज्ड लाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी और इनकी इंटेंसिटी सीधी सीधी आधी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। और ये जो फिर अब बनेगा उसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगा देना है, लग गया 30 डिग्री। तो आई नॉट बाई 2 कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, मतलब आई नॉट, तो यहाँ पर ऐसा एक्सिस है तो ऐसा ट्रांसमिशन लाइट दिखाना चाहो दिखा सकते हो। तो खैर ये क्या हो गया, आई नॉट बाई 2 इंटू 3/4, दिस इज 3/8 टाइम्स आई नॉट, यही फाइनल आ गया। तो वही पूछ रहा है कि बताए फिर कितना फ्रैक्शन पास किया है, तो इसीलिए फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल ट्रांसमिशन इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वो क्या पास किया, 3/8 आई नॉट, और कितना था शुरू में, तो आई नॉट था, कैंसिल हो गया, मतलब यही 3/8, ठीक है। अभी अगर परसेंटेज है, अगर पूछते हैं परसेंटेज ट्रांसमिशन अगर होता तो क्या करना था, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 75 का आधा 37.5% पास करेगा, और यह अगर फ्रैक्शन में मांग रहा है तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल है, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही रहेगी, लेकिन इसका प्लेन थोड़ा अलग होगा, 30 डिग्री पर हो जाएगा इस वाले से, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से ये सब सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइए बच्चों, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के थ्रू किस तरह से पोलराइजेशन होता है उसके बारे में जानना है। तो देखिए, when a beam of unpolarized light is reflected from a transparent medium, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, वाटर भी हो सकता है ना, और भी कोई क्रिस्टल भी हो सकता है। तो when a beam of unpolarized light is reflected from a transparent medium, refractive index जिसका म्यू हो गया, then the reflected light is completely plane polarized light। ये देखा गया है at certain angle, एक खास एंगल के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। एंड दिस एंगल, जिस एंगल के लिए ऐसा होता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी, ठीक है। तो एक बार फिर से, when a beam of unpolarized light is reflected from a transparent medium, refractive index mu, then the reflected light is completely plane polarized at a certain angle of incidence, and that angle is called as angle of polarization theta p, ठीक है। तो इन दिस केस एक खास चीज नोटिस की जाती है, इसलिए इसको नोट करके रखना है कि इस केस में जब ऐसा होता है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो आप देख रहे हो रिफ्लेक्टेड वेव है और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे के फुल्ली कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये बात इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड लाइट इस तरह से आ रही है और किसी थीटा पी पर आपका, ये जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा पी पर रिफ्लेक्ट होगी, और अभी यहाँ पे हम लोग एनालाइजर लगा करके इसको पता कर लिए कि हाँ भाई ये जो है ये 100% पूरी तरह से पोलराइज्ड है। ओके, तो कैसे पता करते हैं, तो आप एनालाइजर को रखिए और उसके बाद उसको घुमाइए, घुमाते वक्त क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होते होते अगर 0 हो गई तो समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइज हो चुका है, और फिर और घुमाने पर इंटेंसिटी वापस फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो समझ जाएंगे ये पूरी तरह से पीपीएल है। ओके, अगर आप घुमाए और इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ
लेकिन बिना जीरो हुए फिर से इंक्रीज होने लग गया, तब पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होगा। तो इस एंगल को धीरे धीरे और बढ़ाते जाना है ना, और उधर रोटेशन से चेक करते जाना है। तो ये सब काम आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिल जाता है, तो उस वक्त जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को मेजर करोगे, तो निश्चित रूप से 90 डिग्री आएगा। और इसके बारे में ब्रिवेस्टर्स ने कुछ इक्वेशन को सॉल्व करके एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, उस पर भी सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। तो आइए जरा उसको देखते हैं। तो थीटा पी से इंसिडेंट हुआ, थीटा पी से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, और थीटा आर से यहाँ रिफ्रैक्ट हो गया। तो सबसे पहले तो आप स्नेल्स रूल लगा दीजिए। तो मैथमेटिकली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स रूल। ठीक है, स्नेल्स रूल कहाँ पर? एट पी। तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, तो देखिए यहाँ पर एयर मीडियम हो गया, नहीं कुछ है तो एयर है और ये मीडियम है। तो एयर से आपका वो गया किसी मीडियम में, एम कर देता हूँ, सो म्यू एम बाई म्यू ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो साइन आई, तो आई की जगह वो थीटा पी है और अंदर का आर, तो वो क्या है? थीटा आर। इस तरह से हो गया। तो मीडियम का तो म्यू माना है हमने, और म्यू एयर तो 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा पी बाई साइन थीटा आर। अब जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया। तो अब इनको और इनको मिलकर ही 90 होना होगा। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा पी प्लस थीटा आर ये दोनों मिलके क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ओके, तो थीटा आर क्या बना हमारा? थीटा बन गया हमारा 90 माइनस थीटा पी। अब चूंकि इसको भी थीटा पी के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो दोनों ओर क्या करिए? साइन लगा दीजिए। तो साइन थीटा आर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पी बन जाएगा। सो आप लिख सकते हैं साइन थीटा आर इक्वल टू कॉस थीटा पी इस केस में। ठीक है, क्योंकि थीटा आर प्लस थीटा पी दोनों मिलके 90 हो रहा है। सो यहाँ पर आप सीधा सीधा पुट करें तो म्यू इक्वल टू साइन थीटा पी, और ये साइन थीटा आर क्या बन गया? कॉस थीटा पी। ठीक है, तो साइन बाय कॉस दिस इज टेन थीटा पी। एंड तो आप कह सकते हैं कि जो अगर थीटा पी अगर आपको निकालना हो एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो टेन इनवर्स म्यू ऐसे भी लिखा जा सकता है, या टेन थीटा पी इक्वल टू म्यू, या म्यू इक्वल टू टेन थीटा पी। तो दिस इज नोन एज ब्रीवेस्टर्स। ठीक है, ब्रीवेस्टर्स लॉ। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इनको ब्रीवेस्टर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो देखिए अगर हम एयर टू ग्लास सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ एयर हो ये ग्लास हो, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली 1.5 होता है, पता है आपको। तो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पर आएगा टेन थीटा पी इक्वल टू म्यू ब्रीवेस्टर्स लॉ से इज 1.5, सो थीटा पी टेन इनवर्स 3/2 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि टेन इनवर्स 3/2 इज ऑलमोस्ट 57 डिग्री, तो याद रखिएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता है कभी कभी, तो आप जानते हैं कि ये दोनों मिलकर 90 बनाता है, थीटा पी प्लस थीटा आर। तो आपका थीटा आर बन जाएगा 90 माइनस 57, दैट इज 33 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर ये एयर हो और ये ग्लास हो, तो यहाँ पर आपका 57 डिग्री का इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन होगा, और फिर जाके ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा, और ये एंगल जो यहाँ बनेगी 33 डिग्री होगी। और ये लाइट जो होती है पार्शियली पोलराइज्ड होती है, फुल्ली पोलराइज्ड नहीं होती है। एनालाइजर लगा के जब आप इसको चेक करोगे तो इंटेंसिटी घुमाओगे एनालाइजर को, तो इंटेंसिटी रिड्यूस तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, और फिर फर्दर घुमाने पे वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस केस में ही आपको सिर्फ जीरो मिलेगा। तो एयर और ग्लास का सिस्टम हो तो 57 डिग्री पर आपको ये काम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह का सवाल छोटा मोटा यहाँ देख सकते हैं। पूछता है एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर। अब क्या आ गया? वाटर आ गया। और बी कंप्लीटली पोलराइज, तो हो गया फ्रॉम ब्रीवेस्टर्स लॉ टेन थीटा पी इज म्यू, तो आपका टेन थीटा पी इक्वल टू 1.3 हो गया। कोरस्पॉन्डिंग थीटा पी चाहिए, तो टेन इनवर्स 1.3 हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये एंगल ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा 53 डिग्री का। ठीक है, 53 डिग्री का ये एंगल आपको ऑलमोस्ट 53 डिग्री का पकड़ा जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 1.3 के लिए 53। ओके, अभी फिर आते हैं यहाँ पर। व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस, कहता है कोई भी प्लेन सरफेस है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री पर आया, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। ओ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, मतलब साफ हो गया कि ये जरूर ब्रीवेस्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री,
मतलब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस। तो सीधी सी बात है, ब्रीवेस्टर लॉ को लगाएंगे, tan थीटा p एंड दिस इज tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज हाउ मच, √3। सो म्यू इज √3। ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा कहता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस मटेरियल, वो तो हो गया, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू इट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा r। तो वो तो हम जानते हैं कि जो भी थीटा p रहेगा उसमें से आपको 90 माइनस थीटा p करना है। सिंपल सा जवाब है ना। तो 90 माइनस थीटा p तो आपका 60 दिया हुआ था, तो 60 दैट इज 30 डिग्री हमारा आंसर चला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही छोटा छोटा आपका सवाल रहता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो पोलराइजेशन में आप इतना काम अच्छे से कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आगे आने वाले और भी वीडियोस में बाकी प्रॉब्लम्स का हम और अलग से भी प्लेलिस्ट बना करके उसमें भी ढेर सारे प्रॉब्लम को ऐड करते रहेंगे, है ना। तो उसकी चिंता मत करें, इतना सीखने के लिए और काम करने के लिए काफ़ी है। तो आप कंप्लीट कर लें यहाँ तक, है ना। तो अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलो मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।